जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. I hope so you will be all right by the grace of Allah Almighty. Dear students, today the topic of our discussion is from physical chemistry, rigid rotor, or it is also called rigid rotator. So we will discuss today the most or very important topic in physical chemistry. So let's start our topic. First of all, we will understand its definition. It is a mechanical model of rotating system. The motion of particle across the center of gravity may be in 3 or 2 dimensions for a diatomic molecule. तो स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इर्द गिर्द अगर कोई चीज़ रोटेट करती है, ठीक है, एक रिजिड बॉडी है हमारे पास, जैसा कि डाइटोमिक मॉलिक्यूल है, उनमें कोई बॉन्ड है, वो रिजिड है, ठीक है, और वो रोटेट करता है, ठीक है, वो मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं सर्कल में, ठीक है, एक्सिस के गिर्द थ्रू अ सेंटर अक्रॉस द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रिजिड रोटर, ठीक है. और इसमें बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हमने ख्याल रखना है. आइडियल कंडीशन पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. आइडियल कंडीशन का मतलब ये है कि हमारे पास दो पार्टिकल जो आपस में बॉन्डेड हैं, घूम रहे हैं सर्कल में, तो उनका वाइब्रेटरी मोशन हम इग्नोर करेंगे, ठीक है. वी विल इग्नोर द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स. वी विल ओनली डिस्कस द रोटेटरी मोशन, ठीक है. तो रिजिड रोटर मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल डज नॉट चेंज एज दे रोटेट. तो हम इसको देखेंगे, ये रिजिड रोटर बेसिकली क्या होता है डायग्राम से. तो इस बेसिकली इसके कुछ कंडीशंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, पहले वो देख लें. डायटोमिक मॉलिक्यूल में बी कंपेयर टू अ रिजिड रोटर इफ masses of both molecules or atoms are same and vibrational motion is ignored, ठीक है. तो दो पार्टिकल्स में हमने मोशन, रोटेटरी मोशन डिस्कस करना है, जिनको हमने रिजिड रोटर कहा है, यानी कि वो मूव करेंगे लेकिन वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है. वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड घूमेंगे, ठीक है, लेकिन वो अपनी पोजीशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन नहीं कर सकते. और शर्त क्या है, कंडीशन ये है कि जो मास है वो दोनों पार्टिकल्स का सेम होना चाहिए, ठीक है. तो स्टूडेंट इसकी ये डायग्राम देखें ज़रा, कि हमारे पास है बेसिकली कि ये एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, दो पार्टिकल्स हैं, ये दो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, दो एटम भी हो सकते हैं, एक का मैस m1 है, एक का मैस m2 है. तो इनका आपस में टोटल डिस्टेंस क्या है, r0, ठीक है, r0 भी इसे हम कह सकते हैं. और m1 का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो डिस्टेंस है वो क्या है, r1 है, और m2 का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो डिस्टेंस है वो r2 है. तो स्टूडेंट्स ये जो पार्टिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है बेसिकली, कि जैसा कि हमारे पास एक पॉइंट है, ये इसके साइडों पर दो पार्टिकल्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये घूमते हैं, मूव करते हैं. तो इसका वो पॉइंट जो खुद रोटेट नहीं करेगा, मोस्टली वो सेंट्रल पॉइंट होगा जो खुद रोटेट नहीं करेगा, उसके अक्रॉस ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो ऐसे रोटेट करेंगे, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है. तो जिस पॉइंट के इर्द गिर्द दो पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है. तो अब ये हमारे पास रिजिड रोटर है, इसको हम डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड रोटर. We will discuss the moment of inertia of rigid rotor, and we will also discuss the angular momentum of rigid rotor. So let's talk about the moment of inertia. We know that at the center of gravity m1 r1 is equal to m2 r2, ठीक है. तो ये हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब कैलकुलेट करते हैं तो फिजिक्स में पढ़ते हैं. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये उस मॉलिक्यूल का जिसका मैस m1 है प्लस उस मॉलिक्यूल का जिसका मैस m2 है. दो पार्टिकल जो हैं, ठीक है, दो पार्टिकल जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है. तो उनका जो है ये मास आ जाता है, ठीक है, m1
और M2 और ये R1 और R2, ठीक है। तो ये हमारे पास सम कर देंगे तो ये हमारे पास उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसी एक्सप्रेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, R1 स्केयर को हम लिख लेते हैं R1, ठीक है, R1 मल्टीप्लाई R1, और इसी तरह R2 स्केयर को लिख लेते हैं R2 मल्टीप्लाई R2। तो स्टूडेंट बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं, हम रिजिड रोटर का वो जो दो पार्टिकल्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड घूम रहे हैं, हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। एक फार्मूला कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास M1 R1 की वैल्यू, M1 R1 की वैल्यू M2 R2 हमने यहाँ पे पुट की, ठीक है, और इधर M2 R2 की वैल्यू M1 R1 हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो R2 R1 कॉमन आ गया, ठीक है, R2 R1 कॉमन आया, और ये हमारे पास M1 प्लस M2 ब्रैकेट में आ गई वैल्यू, और ये हमारे पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑफ अ रिजिड रोटर। तो स्टूडेंट्स अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, हमने एक सिंपल फार्मूला इसका क्योंकि कैलकुलेट करना है। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, R2 की वैल्यू निकालेंगे, अब R1 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसी एक्सप्रेशन में से R1 R2 की वैल्यू फाइंड आउट करके हम इसमें पुट करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम A कैटेगरी कर देते हैं इसकी, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब हम कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं R1 के लिए, ठीक है, R1 की कैलकुलेशन। तो M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2, मासिस भी बराबर हैं स्टूडेंट्स, मैसिस भी बराबर हैं दोनों पार्टिकल्स के, और जाहिर है कि उनका जो रेडियस होगा वो भी सेम होगा, ठीक है, उनका जिस सर्कल में वो रोटेट कर रहे हैं दोनों का रेडियस भी सेम होगा, सर्कल का रेडियस तो सेम ही होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास हम ऐसा करते हैं कि M1 R1 हमारे पास है, तो हम यहाँ पर क्यों ना ये हमारे पास R2 की वैल्यू पुट कर दें। R2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, R0 माइनस R1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर देखें कि टोटल वैल्यू जो इनमें डिस्टेंस था वो R0 था, अगर हमने R2 निकालना है तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस में से R1 को क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R0 माइनस R1। इसी तरह R1 की वैल्यू अगर निकालनी है वो क्या आएगी, R0 माइनस R2। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने M1 R1 हमारे पास क्या आ गया, किसके बराबर आ गया, M2। जब M2 को R0 से मल्टीप्लाई किया, R1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया M2 R0 माइनस M2 R1, ठीक है। तो इसमें अब हमारे पास यहाँ पर R1 जो है वो कॉमन आ जाएगा, M1 प्लस M2 ब्रैकेट में आ गया, और इक्वल टू M2 R0। R1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, M2 R0 ओवर M1 प्लस M2। तो स्टूडेंट्स उसी तरह बिल्कुल हमारे पास है, हम इसकी बी कैटेगरी बना लेते हैं कि अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। अब हम R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब हम R1 की जगह क्या पुट कर देंगे, R0 माइनस R2, ठीक है। तो ये हमारे पास M2 R2 आ जाएगा, ठीक है, और M1 R0 माइनस M1 R2, और इसी तरह अब हम इनको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, और अब हम इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे, R2 की वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास R2 कॉमन ले लेंगे, तो जिसकी बेस पे हमारे पास आ जाएगी ब्रैकेट में जो है वो M1 प्लस M2, R2 जो है हमने कॉमन निकाल लिया, तो R2 की वैल्यू हमारे पास आ गई M1 R0 ओवर M2 प्लस M1। तो स्टूडेंट्स हमने वैल्यू R1 की भी निकाली और R2 की वैल्यू निकाली। अब हम इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन हमारे पास जो है, इक्वेशन 1 जो है, ठीक है, इसमें R2 की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं और R1 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो जब हम R1 और R2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास एक फार्मूला आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन जो है वो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से वैल्यू पुट की। जो वैल्यूज़ R1 की पुट की, R2 की वैल्यू हमने पुट की, तो यहाँ पर हमारे पास M1 प्लस M2 इसकी कटिंग होगी M1 प्लस M2 से। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, I इज इक्वल टू M1 M2 R0 स्क्वायर ओवर M1 प्लस M2। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए एक नई टर्म हमारे पास आ गई, ठीक है। यहाँ पर म्यू जो है वो बराबर होता है M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 से। तो हमने इसको
रिप्लेस कर दिया म्यू से, ठीक है। म्यू जो है इसको कहते हैं रिड्यूस्ड मैस, ठीक है, इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड मैस, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो रिड्यूस्ड मैस है ये बेसिकली हमारे पास पार्टिकल दो थे, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये होता है कि हमारे पास जब दो पार्टिकल्स हों और वो रोटेटरी मोशन रख रहे हों, ठीक है, रिजिड रोटरी में उनको हम डिस्कस कर रहे हों, तो उनमें उन दोनों के अलग अलग मैस, उनके दोनों के मासेस सेम है, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग मैसेज को डिस्कस करना मुश्किल होता है। तो रिड्यूस्ड मैस का मतलब ये है कि हम दोनों के मैसेज को मल्टीप्लाई करके दोनों के मैसेज के सम पे डिवाइड कर देते हैं, तो जो हमारे पास आंसर आता है उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड मैस। यानी कि इसमें एक ही पार्टिकल का मैस जो है उसको ले लिया जाता है आगे कैलकुलेशंस में, ठीक है, ताकि आसानी हो जाए, और दो पार्टिकल के मैस को की बजाय एक ही पार्टिकल का जो मैस है उसे डिस्कस किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड मैस। तो अब ये इक्वेशन जो है ये बेसिकली क्या बता रही है या क्या किस के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द रीज़न behind it. This equation is useful to determine the energy levels of any body if it contains rotational motion. तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई चीज़ रोटेशनल मोशन रखती है, ठीक है, तो उसके एनर्जी लेवल्स को कैलकुलेट करना है, तो उसमें हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ पर इनर्शिया जो है वो यूज़ होगा, ठीक है। तो इनर्शिया जो है वो हमारे पास आ गया रिड्यूस्ड मैस और टोटल डिस्टेंस आर नॉट क्या है कि दोनों पार्टिकल्स के दरमियान टोटल डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के। डियर स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा चलें बात कर लेते हैं कि फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेसिकली क्या, जिसकी हम बातें करी जा रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना ये बेसिकली हमारे पास कोई चीज़ अगर सर्कुलर मोशन रखती है, ठीक है, अगर कोई चीज़ लीनियर मोशन रखती है तो सिंपल इनर्शिया डिस्कस किया जाता है, तो वो आगे उसकी कई तरह से हम उसे एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली अब ये सर्कुलर मोशन है तो इसमें हमारा जो मैस एम है, ठीक है, इसमें ये है कि इसका डिस्टेंस जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आर है, ठीक है। तो है तो हमारे पास कितने पार्टिकल, दो पार्टिकल है ना, ठीक है, दो पार्टिकल हैं जिनका मैस हम लेते हैं कि एक M1 है और एक M2 है, ठीक है। हम एक को, दोनों का सर्कुलेटरी मोशन ही है तो एक को डिस्कस कर लें। तो इसका मैस जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितना इसका डिस्टेंस है आर है, मैस इसका m है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कि जब कोई बॉडी मूव करती है सर्कुलर मोशन में, कोई भी बॉडी चाहे सर्कुलर मोशन में हो चाहे वैसे, लेकिन अब हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो वो अपने मोशन को मेंटेन रखने की कोशिश करेगी, ठीक है, उसकी कोशिश होगी कि अपने मोशन को बरकरार रखे। लेकिन जब वो मोशन को मेंटेन रखने की कोशिश करेगी तो उसके एक ऑपोजिट फोर्स लग रही होगी जो उसे रोकने की कोशिश कर रही होगी। यानी कि एक बॉडी अगर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है, तो उसको एक अपोजिंग फोर्स लग रही है, ठीक है। तो उस अपोजिंग फोर्स के खिलाफ रेजिस्टेंस ऑफर करने की वाली प्रॉपर्टी जो है किसी भी पार्टिकल की, वो इनर्शिया कहलाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि एक बॉडी सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, अब उसकी मोशन को रोकने के लिए उसके अगेंस्ट कोई फोर्स लग रही है, लेकिन वो अपनी मोशन को रोकना नहीं चाहती, वो अपनी मोशन को बरकरार रखना चाहती है। तो अपनी मोशन को मेंटेन रखने के लिए वो जो अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ऑफर करेगी बॉडी, वो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। तो स्टूडेंट ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा फार्मूला से कि I = m/2, मैस बढ़ जाएगा तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ जाता है, ठीक है। मैस कम हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाएगा। सिंपल अगर हम एग्जांपल लें कि हमारे पास अगर एक फॉर एग्जांपल हम सिंपल इनर्शिया की बात करें, अगर एक गाड़ी जा रही है तो हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, क्या वो फ़ौरन रुक जाती है? नहीं, वो थोड़ी स्लो होगी फिर रुकेगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी मोशन को मेंटेन रखना चाहती थी और उसकी मोशन को मेंटेन रखना चाह रही थी, और उसकी मोशन को रोकने के लिए जो उसके अपोजिंग फोर्स लगी, उसने उसके खिलाफ मज़ाहमत जो है वो की, रेजिस्टेंस ऑफर की, तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती होती रुक गई। तो इसी तरह हमारे पास अगर इनर्शिया जो है, अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है उसका इनर्शिया नहीं है, इनर्शिया है। अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो अगर एक हमारे पास एक चीज़ है, आप उसको धक्का लगाते हैं, क्या वो फ़ौरन दौड़ने लग जाती है? ठीक है, तो वो पहले स्लो होगी फिर आहिस्ता आहिस्ता फास्ट होगी, यानी कि वो रेस्ट में रहने की कोशिश कर रही थी। उसने
उसकी रेस्ट हालत को आप ख़राब करना आपने करना चाहा, आपने उसे मूव करवाना चाहा, तो उसने आपके ऊपर एक मज़ाहमत जो है वो रेजिस्टेंस लगाई, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। लेकिन अब हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। तो नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड रोटर. We will calculate its expression. Actually, we have discussed the molecules or particles are fixed at their positions and the vibrational motion is ignored. ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं रिजिड रोटर के, रिजिड का मतलब क्या है कि वो हार्ड हैं, मतलब कि वो मूव नहीं कर सकते अपनी मीन पोजीशन से, वाइब्रेट नहीं कर सकते, ठीक, सिर्फ रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वाइब्रेशनल मोशन उनमें अगर हुई तो हम उसे इग्नोर कर देंगे, ये आइडियल कंडीशंस हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें होगा क्या कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिजिड रोटर विल बी ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि उनमें डिस्टेंस उन पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज ही नहीं हो रहा, फिक्स है, ठीक है। तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो मोशन में है, ठीक है। उनकी कोई वेलोसिटी है, उन पार्टिकल्स की, वो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड घूम रहे हैं, उनकी कोई जो है वो वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, दोनों पार्टिकल जिसका मैस m1 है उसकी काइनेटिक एनर्जी, दूसरे जिसका मैस m2 है उसकी काइनेटिक एनर्जी का क्या होगी, सम होगी। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मसला, यहाँ पर एक मसला ये है कि ये वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है। तो हमारे पास तो मोशन जो है वो सर्कुलर है, ठीक है। तो फिर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको, इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिर हम इसमें क्या करेंगे, हमें पता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। जो एंगुलर जो हमारे पास इसमें v इज इक्वल टू आर, यानी कि इस एक्सप्रेशन को अब हम सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो r क्या है, ये डिस्टेंस होता है पार्टिकल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, या रेडियस कह सकते हैं इसे, और ओमेगा हमारे पास क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन जो हमने इसमें पुट किया, वैल्यू v1 स्केयर की जगह r1 स्केयर ओमेगा स्केयर, v2 की स्केयर की जगह r2 ओमेगा स्केयर, तो हमारे पास कॉमन लिया हमने, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। ओमेगा स्केयर 1/2 इसको कॉमन ले लिया, m1 r1 स्केयर m2 r2 स्केयर। तो ये m1 r1 स्केयर प्लस m2 r2 स्केयर हमारे पास क्या था, इनर्शिया था, ठीक है। तो इसकी हमने यहाँ पे वैल्यू लगा दी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये एंगुलर वेलोसिटी के स्केयर के और इनर्शिया के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। काइनेटिक एनर्जी किसकी काइनेटिक एनर्जी है, ये है रिजिड रोटर की। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड रोटर. Actually, the angular momentum is equal to the I omega. तो इसका अगर हम स्केयर लेंगे तो आई स्केयर ओमेगा स्केयर आ जाएगा। ये हमने स्केयर क्यों लिया है, क्योंकि हमने आगे इक्वेशन ऐसी एक्सप्रेशन निकालना है, ऐसा काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन से हमने एक ऐसा एक्सप्रेशन निकालना है जिसमें एंगुलर मोमेंटम आ जाए, यानी कि हम काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन स्टडी करने जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पर हमारे पास हमें पता है काइनेटिक एनर्जी हमने पीछे निकाली 1/2 आई ओमेगा स्केयर। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर इस ओमेगा स्केयर को आई से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, आई से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। आई से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, आई से डिवाइड भी कर रहे हैं, तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1 आ जाता है ना, इनको दोनों को डिवाइड करेंगे सेम वैल्यूज़ को। तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आई से मल्टीप्लाई हुआ, आई ओमेगा स्केयर आई स्केयर, ठीक है। ये बेसिकली ओमेगा स्केयर आई स्केयर की वैल्यू हमें पता है, ओमेगा स्केयर आई स्केयर की वैल्यू हमें पता है, डिवाइडेड बाय आई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जब हमने वैल्यूज पुट की, ठीक है, तो यहाँ पर आई स्केयर ओमेगा स्केयर किसके बराबर होता है, एल स्केयर के। एल स्केयर क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और आई हमारे पास, आई जो है वो किसके बराबर है, ठीक है, आई हमारे पास था म्यू आर स्केयर के। म्यू आर स्केयर जो है ये म्यू था रिड्यूस्ड मैस आर स्केयर, ठीक है। ये जो हमने इनर्शिया का एक्सप्रेशन निकाला था, तो ये हमारे पास आ गया फाइनल एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का, और एंगुलर मोमेंटम के साथ एक्सप्रेशन आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी
रिजिड रोटर क्या होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, और एंगुलर मोमेंटम रिजिड रोटर का, और हमने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया। तो एंगुलर मोमेंटम भी बेसिकली क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम भी हमारे पास है कि कोई फोर्स है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कोई चीज़ अगर मोशन में है तो अपनी मोशन को मेंटेन रखने के लिए उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो उसके अगेंस्ट रेजिस्ट करेगी ताकि वो अपनी मोशन को मेंटेन रख सके, वो उसका मोमेंटम कहलाता है। तो स्टूडेंट्स आपको उम्मीद है कि समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो, मसला हो, तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।